हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन किया गया आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए। उनका जो बुक है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ये बाकी के जो भी बोर्ड्स आप दे रहे हो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत बस टॉपिक ऊपर नीचे है, बस ये है। और रेस्ट जो चैप्टर है वो तो सेम ही है और कॉन्सेप्ट भी सब में सेम ही है। तो आप अदर बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं ईजिली। तो हम लोग कल ओम्स लॉ तक पढ़े थे ना, है ना। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ क्या है कि जितना पैकेट में पैसा है उतना पिज़्ज़ा मिलेगा आपको, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक। तो इसमें क्या है, ये ऐसे करके है ना। और यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ था। कल हम लोग अमीटर के बारे में भी देखे थे। अमीटर क्या होता है, ऐसे करके एक स्विच लगा दो और रेओस्टेट नहीं, ये यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे करके कि दैट इज स्विच। और ये क्या है, आर एच, दिस इज आर, दिस ये कोई बैटरी है मान लो वी। और ये बड़ा वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो करता है ऐसे करके। तो क्या है ये, बेसिकली ये समझना है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ओम्स लॉ सही है कि नहीं, मतलब आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है कि नहीं। कल मैंने बताया था जितना बड़ा बैटरी उतना करंट, या जितना करंट अगर सर्किट में पास कर रहा है, कहने का मतलब उसके अकॉर्डिंग उतना हिसाब से उतना बड़ा बैटरी है, ठीक है। तो यही है। उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पर क्या लिया, इसको रेओस्टेट बोलते हैं, ठीक है। रेओस्टेट ये क्या है, वैरिंग रेसिस्टेंस। और हम लोग इसको ऐसे कहते हैं रेसिस्टेंस विच विल वैरी विथ टाइम, टाइम के साथ जो वैरी कर सकता है। तो ये कर क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये ऐसे करके एक सर्किट पूरा हुआ। अभी यहाँ पर है रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस आगे बढ़ा देगा। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट क्या होना चाहिए उतना कम, है ना। तो बस यही कर रहा है इसमें कि रेसिस्टेंस को आगे शिफ्ट करते जा रहा है और देख रहा है कि आर ये है तो करंट उस समय ये है, वी तो कांस्टेंट है, तो नापते जा रहा है। रेसिस्टेंस आर एच जो है रेहोस्टेट, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। मतलब समझो कि ये जो पॉइंट है ना, सॉरी, ये जो है ये ऐसे, अभी यहाँ पर है मान लो आर है 5 ओम, ठीक है, वी है 20 वोल्ट। तो आया होगा ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, मतलब 20 इज इक्वल टू आई इंटू 5। तो 5 4 जा, मतलब आई कितना आया होगा 4 एम्पियर। अब ये इसको आगे बढ़ाया ऐसे कि आर अब हो गया 5 ओम, सॉरी 10 ओम। तो वी तो अभी भी सेम है 20 वोल्ट। तो अब देखिएगा करंट कितना हुआ, तो 2 एम्पियर। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, रेसिस्टेंस चेंज कर रहा है, उस हिसाब से करंट भी चेंज, मतलब जो भी है वो कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यू जो भी आ रहा है, मतलब V इज इक्वल टू आई आर जो है ना हर जगह फिट कर रहा है। कहने का मतलब कि ओम्स लॉ जो है वो जो कहा वो क्या है, सही है। बस कंडीशन यही है कि टेम्परेचर वगैरह क्या है, फिक्स है। और ये क्या है, के स्विच है। ऑन किया तो आपको पता है सर्किट पूरा हुआ, करंट पास हुआ। ऑफ कर दिया, करंट पास नहीं हुआ। बस यही है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। आपको लिखने वगैरह के लिए नहीं आएगा, ये आपको समझने के लिए है। दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल। ये उसके बाद हम लोग के पास क्या है, और ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टर। अब हम लोग क्या है, 2 रेसिस्टर है क्या, ओमिक और नॉन ओमिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ओमिक रेसिस्टर क्या होता है, ये सिंपल डिफिनेशन है। ऐसा कोई भी कंडक्टर जो क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओमिक रेसिस्टर क्या होता है, ऐसा कंडक्टर, ये बेसिकली क्या है, एक कंडक्टर जो विल फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक रेसिस्टर कहते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन ओमिक रेसिस्टर कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन है। द कंडक्टर विच विल फॉलो ओमिक, ये ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक
resistor and which will not follow Ohm's law is known as non-ohmic resistor. तो जैसे सारा मेटल है, all metallic conductor, ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए क्या है ये सब ओमिक रेसिस्टर कहला है. ऑल मेटालिक रेसिस्टर को ये क्या है, सब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है. अब जैसे इधर इसको लीनियर रेसिस्टेंस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है. और नॉन ओमिक रेसिस्टर जैसे एलईडी है, सोलर सेल है, ये बेसिकली क्या है, सब सेमीकंडक्टर से बनता है, सेमीकंडक्टर से, ठीक है. तो वो क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर जो ना ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्या, नॉन ओमिक रेसिस्टर, ठीक. ये सिंपल डिफिनेशन, आपको डिफिनेशन लिखने आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक रेसिस्टर, या डिफरेंशिएट या डिफिनेशन लिखने आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस, कल रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, आर ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी दिखाया था कि कैसे एक बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, रेसिस्टेंस क्यों होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो मतलब रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है. तो मतलब किस किस चीज़ पर रेसिस्टेंस बेसिकली डिपेंडेंस, ये क्या है, बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस. सिंपल ऐसे समझो कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आता है तो ये आपको आराम से आ सकता है, या इस पर न्यूमेरिकल भी आता है. अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है कि जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका नेचर क्या है. सबसे पहला चीज़ क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब ये कोई एक कंडक्टर है समझ लो, ठीक है, ये दो कंडक्टर है, ये ए ये बी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे करके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस भी है, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ए में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है बी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, ऐसे समझो. ए के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, कम है बी के फ्री इलेक्ट्रॉन से. तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव कम है, ठीक है. तो इसका मतलब ये क्या, रेसिस्टेंस ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा. तो नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब सिंपल समझो मटेरियल, आप ऐसे समझो कि कॉपर का वायर है, स्टील का वायर है, ठीक है, कॉपर वायर हो गया, स्टील वायर हो गया आपका, अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक का वायर हो गया, अगर आप एलॉय का वायर ले लो, तो अलग अलग कंडक्टर है. ये नेचर इसका क्या है, मतलब मटेरियल जिससे ये बना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है. सब में फ्री पूछेगा कि वाई रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर. तो व्हाट यू हैव टू आंसर, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक कि इन डिफरेंट कंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है. सो if we will take the conductor of different nature, the resistance will क्या होगा, will be different. मतलब as the number of electron is different in different conductor, so resistance depend on the nature of conductor. Simple, बस ये, ठीक है. तो समझ में आया, तो nature of conductor ये समझ में आएगा. क्यों, क्योंकि क्या बेसिकली डिफरेंट इन कंसेंट्रेशन ऑफ, ऐसे याद रखना, बिकॉज डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसेंट्रेशन में अलग होता है. मतलब बहुत सिंपल है कि अलग अलग कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है. तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कम रेसिस्टेंस होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा. इसलिए वो नेचर पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक. कोई दिक्कत. दूसरा क्या है, लेंथ. किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. मान लो एक वायर है इतना लंबा और एक वायर है इतना छोटा, तो आपको पूछेगा इसमें भी करंट आ ही जा रहा है, इसमें भी करंट आ ही जा रहा है, तो बोलेगा क्या कि बताओ रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा लगेगा या इसमें. तो रेसिस्टेंस किस पर ज़्यादा लगेगा, इसमें. क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ. मतलब आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है,
लेंथ के, कि लेंथ जितना बड़ा होगा वायर का, रेसिस्टेंस उतना बड़ा होगा। अब इसको समझो, आप घर में आप इन्वर्टर लगाते हो, इन्वर्टर लगा होता है, तो देखना जो इन्वर्टर लगाने वाला आता है ना, वो बोलेगा क्या कि भैया आप जो इन्वर्टर से जो कनेक्शन कर रहे हैं, जिस रूम में आपको यूज़ करना है या जहां आपको यूज़ करना है, तो उसी जगह पर उसी आसपास में रखिए, ज़्यादा दूर में इन्वर्टर नहीं रखिए। क्यों? जब इन्वर्टर ज़्यादा दूर में रखेंगे तो वायर जो है वो बहुत लंबा लेना पड़ेगा, और वायर लंबा लेना पड़ेगा कहने का मतलब कंडक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। और जैसे ही कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जितना लंबा तार, ऐसे याद रखो, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इन्वर्टर का जो चार्ज है, जो कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी, उससे जो वो बल्ब जलाता, 5 बल्ब जलाता, तो पता चला कि 2 बल्ब का जो एनर्जी है ना, वो कंज्यूम तुम्हारा वायर ही कर लिया। वो जो रेसिस्टेंस है जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, जिसके कारण वायर में हीट होता है, तो वही इधर एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तो तुम्हारा अल्टीमेटली 3 ही बल्ब जलेगा। तो इसलिए कहते हैं इन्वर्टर जब भी लगाते हैं कि भाई तार छोटा रखो। तो हमको ये याद रखना है कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आपको क्वेश्चन ये पूछ देगा हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडक्टर, तो यू हैव टू आंसर कि रेसिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कंडक्टर, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मोर, रेसिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है। तीसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, थिकनेस। क्या आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के थिकनेस पर डिपेंड करता है क्या, रेसिस्टेंस। वो कैसे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये ए कैपिटल लिखो, ए इज व्हाट, दिस इज एरिया। थिकनेस क्या हो, ये कंडक्टर है ऐसे करके, यही इसका क्या है, थिकनेस, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, ए है मान लो, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब कि थिकनेस जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। नीचे ये क्या है, इन्वर्सली, थिकनेस जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। अब आपको पूछेगा वाई रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडक्टर और हाउ रेसिस्टेंस, और ये पूछेगा वाई रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, कि थिकनेस पे रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो क्यों ऐसा होता है कि जब थिकनेस ज़्यादा होता है तो रेसिस्टेंस कम होता है। तो आप क्या बताओगे कि जब थिकनेस होगा, जब ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो मोटा हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था रैंडमली, जब थिकनेस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस भी ज़्यादा रहेगा वो, ताकि मूव कर सके। तो यहाँ क्या होगा, स्पेस फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, इन ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पेस होगा, तो दैट इज लेस कोलिजन। कोलिजन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिव आयन उसके बीच, वो क्या होगा, कम होगा। लेस कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, दौड़ेगा तेजी से, और फ्रीली मूव करेगा तो क्या होगा कि करंट जो है स्मूथली पास करेगा, ज़्यादा पास करेगा। करंट स्मूथली या ज़्यादा पास करेगा, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, कम है। आप ऐसे समझो इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आपके स्कूल में एक रेस हो रहा है, ये आपका ट्रैक है स्कूल में, ठीक है, रेस हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 लड़के को दौड़ाया गया, और ये आपका पॉइंट है जहाँ पर आप पहुँच जाओगे तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। 4 लड़के हैं, तो चूँकि रास्ता बड़ा है चारों के लिए, तो फ्रीली मूव करेंगे। अगर ये 4 से कर दे, मान लो 8 कर दे, तो क्या होगा, जितना कंजस्टेड होगा उतना ही स्लो ये दौड़ पाएंगे, आपस में टकराएंगे, तो और जितना कम होगा उतना स्मूथली। तो वही यहाँ पर है, जितना थिकनेस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने का रास्ता उतना ज़्यादा मिलेगा, एरिया उतना ज़्यादा होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जितना तेज़ी से दौड़ेगा, करंट उतना तेज़ी से उतना ज़्यादा दौड़ेगा, और करंट जितना ज़्यादा पास करेगा, रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया। ये आप ये याद रखना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि वाई रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन थिकनेस, वाई रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, और वाई
मतलब रेसिस्टेंस जो है वो ऐसे डिपेंड करता है कि जब भी थिकनेस ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा। तो तुमको बोलना होगा कि वही फील्ड याद रखना ऐसे कि जब मैदान में 10 लोग होते हैं, 10 लोग दौड़ते हैं तो, और उसी ट्रैक पर अगर 50 लोग को दौड़ा देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। सिमिलरली यहाँ ज़्यादा थिकनेस होगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जगह है, आराम से फ्रीली पास करेगा। दैट इज़ द रीज़न हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया थर्ड। तो हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A एरिया। ठीक, उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है, और जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और आपको क्लियर होगा। फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल इज़ नथिंग, मतलब आप थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो। लास्ट चीज़ फोर्थ चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अब देखो ये एक क्या है, कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब तुम ऐसे सोचो, तुम्हारे घर में रूम में एसी है लगा हुआ, ठीक है, गर्मी पड़ी हुई है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, एसी लगा हुआ है, तो एसी क्या हो गया, ख़राब हो गया। सोचो तुम खुद में क्या सिचुएशन होता है जब तुम्हारा एसी ख़राब हो जाता है। कभी रूम से निकले, कभी बाहर गए, कभी इस पर चिड़चिड़ाए, कभी उस पर चिड़चिड़ाए, ठीक नहीं हो रहा है, फलना हो रहा है, गर्मी लग रहा है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। तो होता क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ कर जाता है तो जो रैंडम मोशन है तुम्हारा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब घर का एसी खराब हो जाएगा, एसी खराब हो जाएगा तो तुम्हारा रैंडम मोशन क्या है, बढ़ जाएगा, इधर भागोगे, इस पर चिड़चिड़ाओगे, उस पर चिल्लाओगे, होता है ना ऐसा एकदम। आप देख लो, ये प्रैक्टिकली आप करते होगे। तो वही केस इसके साथ है, रेसिस्टेंस के साथ। मतलब क्या होता है कि जब कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको तो वैसे ही पागल है, दारू पिया हुआ है, इधर से उधर लौटते मतलब गिरते पड़ते रहता है इसको, ठीक है। बैटरी लगाते हैं तब इसको लगता है कि उसे सिमरन को जाना पड़ता है, शाहरुख के पास तो उधर दौड़ता है, तो वैसे ही तो दारू पी के मस्त रहता है। तो मान लो और दारू पिया आदमी को और साला गर्मी में पहुंचा दो तो क्या होगा, और इधर उधर बौखलाएगा। तो वही है, आपके साथ भी वही होता है कि रूम में जब एसी ख़राब हो जाता था, बौखलाते हो, उधर उधर दौड़ते हो, वही यहाँ पर भी है। ये जो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे इस कंडक्टर का, इसको हीट कर दिए, तो इसमें जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये और रैंडम मोशन होने लगेगा। अब तुम सोचो कि रैंडम मोशन जब ये होने लगेगा जिग जैग वे में, क्या होगा, आपका मूव करने लगेगा, तो इसका और क्या होगा, और कोलिजन होगा, इससे टकराएगा उससे। आप ही रूम से दौड़ोगे, 4 भाई हो, 2 बहन हो, आप लोग बाहर निकले, एसी खराब हो गया, गए मम्मी से टकरा के बाहर, और उसके बाद क्या हुआ, धड़ पकड़ के मम्मी पटापट धुन दी, ऐसा होता है ना। तो वही है यहाँ पर कि जब कंडक्टर में का हीट इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो रैंडम मोशन करने लगेगा, और ज़्यादा रैंडम मोशन करेगा तेज़ी से, तो कोलिजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा तो करंट क्या होगा, नहीं मूव करेगा, या अगर कम मूव किया तो करंट कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वाइस वर्सा, कि रेसिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया। तो जब भी टेम्परेचर हाई करेंगे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। क्यों, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लिखोगे ये नहीं पूछने आपको जाएगा कि बताओ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा। याद रखना है कि रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हाउ, आपको ये पूछेगा कैसे, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। तो यू हैव टू राइट, व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर विल मूव रैंडमली, ठीक है, एंड हेंस द कोलिजन विल इंक्रीज अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द positive particle and electron. तो the net displacement of electron in any particular direction will decrease or will be slow or less, so current will flow, less current will flow, hence we can say that resistance will increase. तो ये आपको लिखना है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड किया किस पे, टेम्परेचर। समझ में कोई दिक्कत, होप आपको ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये पढ़ लिए। अब यहाँ से हम लोग 2 चीज़ ये समझे कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो आपके बुक में है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, किससे,
रो से ये, तो बस इसी के बाद है, इसी का एक नेक्स्ट स्टेप है क्या, ये होता क्या है देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो R इज, ये हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दिस प्रोपोर्शनल इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रो, दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर और रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोले, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, और रेसिस्टिविटी किसका, ऑफ कंडक्टर या कहो मटेरियल का होता है। ठीक है, अब अगर आपको ये पूछे कि यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ रो, तो क्या बोलो, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो हम लोग R इंटू A बाय L अगर कर दें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, इसको इधर लेते आए, इसको डिवाइड में लेते आए, तो ये, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, ये कट गया, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ, ओम मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, यही है आपके चैप्टर में, मतलब बुक में, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको, जो अभी थोड़ा सा देखते हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। देखना, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो रेसिस्टेंस क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है ना, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है किसको, करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को, तो दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, एक अवरोध, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो हुआ करंट के फ्लो में, दैट इज रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या है, या हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस पढ़े ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, लेकिन रेसिस्टिविटी अलग है। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है पता है, मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल। समझो, यहाँ पर वुडन वायर है, प्लास्टिक वायर है, एल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, ग्लास का वायर है। समझना, ये वुडन वायर, प्लास्टिक वायर, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, ग्लास का वायर, सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मटेरियल है। तो रेसिस्टिविटी इस मटेरियल पर डिपेंड करता है जिससे वो बना हुआ है। तो हर एक मटेरियल डिफरेंट है, तो उनका जो रेसिस्टिविटी होगा ना, ये रो, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए, आपको ये मतलब कंफ्यूज नहीं करना है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक चीज़ है। रेसिस्टेंस क्या है, ये आपको बताता है कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ, और रेसिस्टिविटी क्या बताता है कि कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल जहाँ भी होगा वो उतना ही आपको रेसिस्टेंस पैदा करेगा। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। और रेसिस्टेंस इज सिंपली अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। और टेम्परेचर आगे देखेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब आपको ये दोनों चीज़ में क्लियर रहना है कि दीज टू आर नॉट सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट है ओम और इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। रेसिस्टेंस, हर एक मीटर में कितना रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इनटू वो साइज इनटू करोगे तब रेसिस्टिविटी बनेगी, है ना। ठीक है, तो ये यही आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है आपकी बुक में कि फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब ये, इसको कौन किस पर ये डिपेंड करता है, सिंपल या
कौन इसको अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला क्या है, किसी भी सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कौन? रेसिस्टिविटी। अगर मेटल होगा तो रो जो है वो बहुत कम होगा, मेटल में रेसिस्टिविटी क्या है? बहुत कम है। अगर सेमीकंडक्टर का होगा, सेमीकंडक्टर, तो ये लो होगा, मतलब इससे मेटल में बहुत ही कम, इसमें कम, और इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगा। मतलब वुड में रेसिस्टिविटी क्या होगा? बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा, और मेटल में क्या होगा? बहुत कम। और दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है? देखना, एल और ए पे डिपेंड नहीं किया। क्वेश्चन पूछेगा कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, तो नो, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, इट सिंपली डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस एंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होगा? रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा अगर हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े। ठीक है, उसी तरह किस में? मेटल्स में। लेकिन डिक्रीज करेगा किस में? सेमीकंडक्टर में। क्यों? सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वैसे भी समझ लो कि सेमीकंडक्टर में जब रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी घटता है, और मेटल्स में जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखना, आपको ये एक क्वेश्चन दे देगा, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन दे देगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो नहीं, ये गलत है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेटल का रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लो। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा या ट्रू फॉल्स में दे देगा कि सेमीकंडक्टर जो है वो उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है। नहीं, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। आपको क्या करना है? ये याद रखना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। ठीक है, अच्छा वेट करो, पहले एक आधा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, छोटा सा, मैं बस आपको बताता हूँ। देखो, हम लोग ये पढ़े R = रो L/A, है ना। मान लो रो है 2 ओम मीटर, ऐसा समझ लो कि अभी कोई एक हम लोग जो कंडक्टर लिए हैं वो ऐसा कंडक्टर है जिसका कि रो कितना है? 2 ओम मीटर। लेंथ है वायर का अगर मान लो L और एरिया है A, ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L/A हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बोलेगा कि लेंथ जो है उसको 2 टाइम्स कर दो, लेंथ क्या है? 2 टाइम्स कर दो, तो अब बताओ रेसिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेसिस्टेंस मान लो R1, वो क्या होगा? तो अब समझो एक चीज़, आप यहाँ पर लेंथ क्या था, ध्यान देना, ये है ऐसे करके लेंथ है L, लेंथ L है, इसका एरिया कितना था? A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। अब जब लेंथ हो जाएगा डबल, ऐसे समझो, जब लेंथ हो जाएगा डबल मतलब ऐसे करके इतना बढ़ गया, तो आप ये वायर है, इसका लेंथ है L, इसका ये मोटाई है A। अगर हम इसको डबल करने का, इस वायर को डबल करने का मतलब क्या है? आप इसी को ना खींचोगे, आप इसको खींचोगे और इसका लेंथ डबल कर दोगे। जैसे ही आप इसको खींचोगे, लेंथ डबल कर दोगे, तो इसका मोटाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? पहले कितना था? A, एरिया कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझना इसको, एरिया कितना हो जाएगा? A/2। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? R = रो L/A, मतलब R = रो। अब L कितना है? पहले था L, अब कितना हो गया? 2L, 2 टाइम्स किए हैं तो 2L/A। एरिया क्या हो गया? हाफ। एरिया क्या हो गया? हाफ, तो मतलब A/2, तो
ये क्या होगा 4 टाइम्स आर, पहले रेसिस्टेंस अगर आर था अब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है समझ में? तो ऐसे याद रखना है कि अगर हम लोग लेंथ 2 टाइम कर देंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुने बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया ये समझे, इस पर हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, अभी बस एक ऐसे आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारा, ताकि आपका कंसेप्ट क्या है और क्लियर हो जाए। ठीक, चलो गुड नाइट।